अब हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड एक 4 ग्राम की ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो किडनी को कवर करने वाला जेरोटा स्पेशिया होता है, इसी जेरोटा स्पेशिया के अंदर आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है। इसके जब आर्टेरियल सप्लाई की हम बात करते हैं तो 3 आर्टरीज होती है, सुपेरियर सुप्रारेनल आर्टरी, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, जो उसको सप्लाई करता है। ये सुपेरियर सुप्रारेनल आर्टरी आपके डायफ्राम से आ रही है, तो ये ब्रांच होती है आपकी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की। इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी जो होती है ये आपकी रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है। और जो ये मिडल सुप्रारेनल आर्टरी होती है ये आपकी एओर्टा की ब्रांच होती है। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपेरियर वाली जो है ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडल वाली जो है ये एओर्टा की ब्रांच है, और इंफीरियर वाली जो है ये रीनल आर्टरी की ब्रांच है। लेकिन जो आपका आर्टेरियल ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग द एड्रिनल सर्जरी वो एक कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी आर्टरी है। वीनस ब्लीडिंग जरूर एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग एड्रिनल सर्जरी, इसलिए आपको एड्रिनल वेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप मतलब 2 होते हैं, राइट एड्रिनल वेन और लेफ्ट एड्रिनल वेन। राइट एड्रिनल वेन जो होता है ये ड्रेन करता है टू इंफीरियर वेना कावा, और लेफ्ट एड्रिनल वेन जो होता है ये ड्रेन करता है टू लेफ्ट रीनल वेन। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुल्ला। जो आपका मेडुल्ला होता है ये डिराइव करता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, मतलब मेडुल्ला एक्चुअली न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, और ये कैटेकोलामिन्स को प्रोड्यूस करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन जैसे। तो वही जो कॉर्टेक्स होता है ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इसमें से जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है जैसे कि अल्डोस्टेरॉन। जो जोना फेसिकुलोटा होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है जैसे कि कॉर्टिसोल। और जोना रेटिकुलरिस जो होता है वो सेक्स स्टेरॉइड्स को रिलीज करता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा के बारे में। एड्रेनोकॉर्टिकल एडिनोमा ये एक्चुअली बेनाइन ट्यूमर होता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स का। एड्रेनल कॉर्टेक्स का बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसको हम एड्रेनोकॉर्टिकल एडिनोमा कहते हैं। अब मान लीजिए ये बेनाइन ट्यूमर आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स का अगर ज्यादा अल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है तो उसको कौन सा एडिनोमा बोलेंगे। अगर ये ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को प्रोड्यूस करता है तो उसको कुशिंग्स एडिनोमा बोलेंगे। अगर ये ज्यादा मेल सेक्स स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करता है तो उसको विरलाइजिंग एडिनोमा बोलेंगे। अगर ये फीमेल के सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको फेमिनाइजिंग एडिनोमा बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं करता फिर भी सिम्टम्स लाता है तो उसको नॉन फंक्शनल एडिनोमा बोलेंगे। ऊपर के ये जो 4 थे ना, कॉन्स एडिनोमा, कुशिंग्स एडिनोमा, विरलाइजिंग एडिनोमा और फेमिनाइजिंग एडिनोमा, इन सब के अंदर किसी ना किसी चीज का एक्सेसिव प्रोडक्शन था जिसके कारण सिम्टम्स आ रहे थे। इसके कारण हम इसको फंक्शनल एडिनोमा कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? फंक्शनल एडिनोमा। और फंक्शनल एडिनोमा के ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करते हैं, पूरे एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, एड्रेनलेक्टोमी। तो वही नॉन फंक्शनल एडिनोमा के अंदर किसी भी चीज का एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं है फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, इसीलिए इसको नॉन फंक्शनल एडिनोमा कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम आगे समझेंगे। फिर हम बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। अगर वर्ड टू वर्ड लिटरल मीनिंग देखें तो फियो का मतलब होता है ब्राउन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, साइटो का मतलब होता है सेल, और ओमा का मतलब होता है ट्यूमर। मतलब ब्राउन कलर सेल प्रोड्यूस करने वाला जो ट्यूमर होता है उसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। एक्चुअल इसके डेफिनेशन अगर देखें तो ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कि एड्रेनल मेडुल्ला से अराइज करता है, या फिर ये क्रोमाफिन सेल से अराइज करता है जो कि आपकी बॉडी में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये एड्रेनल मेडुल्ला से आता है तो उसको डायरेक्टली फियोक्रोमोसाइटोमा बोलेंगे। अगर ये बॉडी में कहीं भी लोकेटेड क्रोमाफिन सेल से अराइज करता है तो उसको एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा बोलेंगे। एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा को हम पैरा गैंग्लियोमा के नाम से भी जानते हैं। अब ये फियोक्रोमोसाइटोमा पहली बात तो बेनाइंग होता है नेचर में, और ये 10% ट्यूमर मतलब 10% रूल फॉलो करता है। ये 10% रूल क्या करता है कि 10% टाइम्स आपका जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये मैलिग्नेंट हो सकता है। 10% टाइम आपका जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये चिल्ड्रन के अंदर मिलता है। 10% टाइम्स इट इज मल्टीपल, 10% टाइम्स इट इज बायलैटरल, 10% टाइम्स इट इज एक्स्ट्रा एड्रिनल, 10% टाइम्स इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, एंड 10% टाइम्स इट इज कैल्सिफाइड। यहां पर आपने देखा कि 10% टाइम्स इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, मतलब 90% टाइम्स आपका जो ये फियोक्रोमोसाइटोमा होता है इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। इसका मतलब यह है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा का होता है वो हाइपरटेंशन ही होता है। इसमें आपको ये मैलिग्नेंट वाला पॉइंट और डिटेल में पता होना चाहिए कि अगर मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा है तो कैप्सुलर और वेस्कुलर इन्वेजन प्रेजेंट रहेगा।
जो न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज है इसके वैल्यूज आपके बढ़े हुए रहेंगे, और जो पास स्कोर होता है जिसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा ऑफ एड्रेनल स्केल स्कोर भी कहते हैं, ये भी बढ़ा हुआ रहेगा अगर मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा है तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, इस एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? ये होती है ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल। ये ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल एक्चुअली बेसिकली क्या होता है? ये होता है वॉल ऑफ एओर्टा एट द बाइफरकेशन। जो आपका बाइफरकेशन होता है एओर्टा का, उसके वॉल पे क्रोमाफिन सेल्स का नेस्ट होता है, और ये ही मोस्ट कॉमन साइट होती है आपका एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा की, और इसी साइट को हम ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि 10% रूल, तो हमने समझ लिया कि 10% टाइम्स ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक चीज आपकी 25% टाइम्स भी होती है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, दैट इज 25% टाइम्स फियोक्रोमोसाइटोमा फैमिलियल होता है, और ये अगर फैमिलियल होगा तो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा इन 4 सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। मेन 2A सिंड्रोम, मेन 2B सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 सिंड्रोम, जिसको हम वो वॉन रैकलिंग हाउसेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम, एंड फैमिलियल पैरागैंग्लियोमा सिंड्रोम। अगर आपका फियोक्रोमोसाइटोमा फैमिलियल है तो इन सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर नॉर्मल एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो नॉर्मल एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा एड्रेनलिन रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू दी नॉर एड्रेनलिन। तो वही जो फियोक्रोमोसाइटोमा वाला आपका फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, ये ज्यादा नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करता है एज कंपेयर टू दी एड्रेनलिन। अगर एक्स्ट्रा एड्रेनल फियोक्रोमोसाइटोमा है तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करता है, एड्रेनलिन को रिलीज ही नहीं करता। अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है एसोसिएटेड विथ मेन तो फिर ये उल्टा है, ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करेगा, नॉर एड्रेनलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अगर मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा है तो सिर्फ और सिर्फ डोपामिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फियोक्रोमोसाइटोमा होने पर किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सिर्फ किस चीज का प्रोडक्शन होता है ये भी। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन 90% टाइम जो रहेगा वो हाइपरटेंशन रहेगा। उसके अलावा हेडेक, वेट लॉस, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग एंड फ्लशिंग, ये भी कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं जिसके साथ आपका फियोक्रोमोसाइटोमा वाला पेशेंट आएगा। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं? मान लीजिए मेडिसिन ओपीडी में एक पेशेंट है जो कि रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है। उसके हाइपरटेंशन के लिए आपने पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज कर लिए, एस इनहिबिटर्स भी यूज कर लिए, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी यूज कर लिए, डायूरेटिक्स भी कर लिए, लेकिन उसका अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, तो जो डॉक्टर्स थे मेडिसिन ओपीडी के, उन्होंने फियोक्रोमोसाइटोमा सस्पेक्ट किया और सर्जरी की ओपीडी में जो है इस पेशेंट को भेज दिया। तो पहला इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे फॉर सस्पेक्टिंग फियोक्रोमोसाइटोमा, दैट इज बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप मेटानेफ्रिन और वीएमए इनके लेवल्स को चेक करोगे। मेटानेफ्रिन और वीएमए के लेवल्स क्यों चेक करता है? क्योंकि ये दोनों आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कैटेकोलामिन्स के, और इन्हीं कैटेकोलामिन्स के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं इन फियोक्रोमोसाइटोमा। अब इन मेटानेफ्रिन और वीएमए के लेवल्स को आप प्लाज्मा में भी चेक कर सकते हो, यूरिन में भी चेक कर सकते हो। प्लाज्मा के अंदर आप इनके लेवल्स चेक करते हो इन हाई रिस्क पेशेंट, क्योंकि प्लाज्मा के मेटानेफ्रिन लेवल्स चेक करना ज्यादा सेंसिटिव होता है। और यूरिन के अंदर आप चेक करते हो मेटानेफ्रिन और वीएमए के लेवल्स इन लो रिस्क पेशेंट, क्योंकि यूरिन मेटानेफ्रिन लेवल्स आर मोर स्पेसिफिक। ठीक है, अब हाई रिस्क पेशेंट एक्चुअल में होते कौन है? हाई रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, पर्सनल हिस्ट्री पॉजिटिव हो, एंड दे आर एसोसिएटेड विद दी सिंड्रोम्स जो हमने पहले 4 बात की ना। अगर इन सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है तो वो हाई रिस्क पेशेंट बन जाता है। ठीक है, तो एक सवाल है वर्कबुक में लास्ट में, उसमें बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम से डायग्नोस्ड है, उसको वो नोन केस है रिनल सेल कार्सिनोमा का। अब डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, इसीलिए आपके पास भेजा हुआ है। तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? प्लाज्मा मेटानेफ्रिन वाला टेस्ट करोगे या फिर यूरिन मेटानेफ्रिन वाला टेस्ट करोगे? तो आप करोगे प्लाज्मा मेटानेफ्रिन वाला टेस्ट, क्योंकि ये एक हाई रिस्क पेशेंट है, ना कि लो रिस्क पेशेंट। फिर हम बात करते हैं कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आपका पहला इन्वेस्टिगेशन तो हो जाएगा जिसमें आप एंड प्रोडक्ट्स देखोगे कैटेकोलेमिन्स के, दैट इज मेटानेफ्रिन एंड बीएमए। दूसरा जो काम होता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा एग्जैक्टली है कहाँ, उसके लिए लोकलाइजेशन के लिए आप सबसे पहले करोगे कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन। अगर कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन से लोकलाइज नहीं होता है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे जाओगे, दैट इज योर एमआरआई। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई से भी अगर लोकलाइज नहीं होता है आपका लीजन, आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, तो आपको एमआईबीजी कराना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली मेटा आयोडोबेंजाइल गुआनिडीन। तो ये तो आपके फियोक्रोमोसाइटोमा की जो हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये बेनाइन फियोक्रोमोसाइटोमा था।
अगर मैलिग्नेंट फियोक्रोमोसाइटोमा होता है तो आप डोपापेट एंड कैल्शियम डोटाटेट ये इन्वेस्टिगेशन करते हो। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम ये कहते हैं कि देखो, आपका जो पेशेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे कैटेकोलोमिन्स बड़े हुए हैं। जब कैटेकोलोमिन्स बड़े हुए होते हैं तो कैटेकोलोमिन्स का काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करना। तो मतलब इस बंदे के अंदर, जिसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा है, उसके वेजो कंस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा हुआ है, तो जिसके कारण उसका बीपी ऑलरेडी हाई है। तो जब आप उसको ओटी पे लाओगे तो ऑपरेशन के प्रेशर के कारण, उसको इंसिजन लगेगा उसके प्रेशर के कारण, उसका बीपी और शूट कर सकता है, वो 250 300 तक जा सकता है, एंड इट कैन बी अ फेटल कंडीशन। इसीलिए आपको प्री ऑप प्रिपरेशन की जरूरत है। दूसरा और एक कारण प्री ऑप प्रिपरेशन के लिए ऐसा होता है, मान लीजिए उसका बीपी स्टेबल रहता है, आपने फियोक्रोमोसाइटोमा को जैसे ही बॉडी से बाहर निकाला, तो जो ज्यादा एक्सेस में कैटेकोलोमिन्स रिलीज हो रहे थे अब वो रिलीज नहीं होंगे। जो सारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे अब वो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। अचानक से सारे आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स का वेजो डायलेशन होगा, रिजल्टिंग इनटू सारा का सारा ब्लड आपके पेरिफेरी में चला जाएगा, हार्ट की तरफ कम ब्लड पहुंचेगा, बीपी अचानक से 250 से फॉल करके 60-70 पे आ जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फेटल डेथ ऑफ द पेशेंट। इसीलिए आपको इस पेशेंट का प्री ऑप प्रिपरेशन करना पड़ता है। पहले अल्फा ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं 2 to 3 वीक्स प्रायर टू दी सर्जरी। कौन सा अल्फा ब्लॉकर आप देते हो? फिनॉक्सीबेंजामिन देते हो। उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो। बीटा ब्लॉकर्स कभी भी याद रखें, अल्फा ब्लॉकेड जब लग जाता है उसके बाद ही बीटा ब्लॉकर्स देने चाहिए, और ये इसेंशियल नहीं होते इन दिस केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। बस ये आप देते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पाल्पिटेशंस एंड द टैकिकार्डिया। हमेशा याद रखें, दिस बीटा ब्लॉकर्स आर गिवन आफ्टर द ब्लॉकेड ऑफ द अल्फा ब्लॉकर्स। और फिर जो सर्जरी आप इनमें करते हो वो होती है लैप्रोस्कोपिक एड्रेनेलेक्टोमी। और जो सर्जरी आप करते हो वो होती है लैप्रोस्कोपिक एड्रेनेलेक्टोमी। आप ओपन सर्जरी भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड होती है वो लैप्रोस्कोपिक एड्रेनेलेक्टोमी होती है। मान लीजिए मेन सिंड्रोम के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा प्रेजेंट है, तो वो बायलैटरल होता है, बेनाइन होता है, और ट्रीटमेंट जो होता है इस मेन सिंड्रोम वाले फियोक्रोमोसाइटोमा का, वो पार्शियल एड्रेनेलेक्टोमी के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा के बारे में। पहला टॉपिक हम एड्रेनोकॉर्टिकल एडेनोमा पढ़े थे। ये एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एक हाईली मैलिग्नेंट कैंसर है। इसका जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है ये सेकंड मोस्ट है, मतलब इट इज द सेकंड मोस्ट मैलिग्नेंट एंडोक्राइन ट्यूमर आफ्टर एनाप्लास्टिक कैंसर ऑफ थायराइड। इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन फंक्शनल कैंसर की तरह होता है, नॉन फंक्शनल कार्सिनोमा की तरह होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन नॉन फंक्शनल कार्सिनोमा मतलब क्या? किसी भी चीज का एक्सेसिव प्रोडक्शन न करते हुए भी सिम्टम्स कॉज करना। बाकी कुशिंग सिंड्रोम, फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, विरलाइजिंग सिंड्रोम एंड कॉन्स सिंड्रोम, इसमें जो लीस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो कॉन्स सिंड्रोम का होता है एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा के अंदर। जो एसोसिएटेड सिंड्रोम्स होते हैं विद दिस एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, दोज आर ली फ्रॉमेनी सिंड्रोम, बेकविथ विडमैन सिंड्रोम, कार्नी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम, फैप सिंड्रोम। फिर हम एक स्टेजिंग या फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मैकफार्लेन क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मैकफार्लेन क्लासिफिकेशन, अगर साइज ऑफ ट्यूमर लेस देन 5 सेंटीमीटर है देन इट इज लिमिटेड टू एड्रेनल। इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन ऑल्सो इट इज लिमिटेड टू एड्रेनल। और ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जाता है। स्टेज 3 के अंदर इट इज सराउंडिंग टू दी ऑर्गन एंड लिम्फ नोड। स्टेज 4 के अंदर देयर इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस। आज तक इसकी क्लासिफिकेशन पे कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन इस स्टेटमेंट पे, दैट इज मैकफार्लेन क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर दी डायग्नोसिस फॉर दी विच कैंसर। तो वो होता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा, सॉरी एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करोगे आप एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा के अंदर। तो आप करोगे एन ब्लैक एड्रेनोलेक्टोमी, मतलब पूरे एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव करोगे, साथ में उसके कांटेक्ट में जो पार्ट्स थे उसको भी रिमूव करोगे, अलॉन्ग विद प्लस माइनस मिटोटेन, जो कि एक आपका ड्रग होता है जो आप इसमें यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इंसिडेंटेलोमा के बारे में। तो इंसिडेंटेलोमा जो होता है ये बेसिकली एक इंसिडेंटली डिटेक्टेड मास होता है एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर ऑन द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन डन फॉर समथिंग एल्स। किसी और चीज के लिए हमने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, और उस रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको एड्रेनल के ऊपर एक मास दिख गया इंसिडेंटली, उसको हम इंसिडेंटेलोमा कहते हैं। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है ये एक नॉन फंक्शनल एडिनोमा होता है। उसके अलावा ये एक कॉन्स एडेनोमा भी हो सकता है जिसमें ज्यादा अल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा हो। ये कॉशिंग्स एडेनोमा भी हो सकता है जिसमें ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा हो। ये विरलाइजिंग एडेनोमा भी हो सकता है जिसमें मेल सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हो। ये फेमिनाइजिंग एडेनोमा भी हो सकता है जिसमें फीमेल सेक्स हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हो। ये एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा भी हो सकता है, फियोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है, मेटास्टेसिस भी हो सकता है।
ये जो आपका बेसिकली इंसिडेंटलोमा है, इसके अंदर ये कुछ भी पॉसिबिलिटीज होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंसिडेंटलोमा जो होता है ये एक नॉन फंक्शनल एडेनोमा का होता है। ओके, बाकी सारे ये जो है आपके फंक्शनल एडेनोमा है, इनके अंदर आप सर्जरी जो करते हो वो एड्रेनेलेक्टोमी करते हो। कभी भी पेशेंट आएगा आपके पास इंसिडेंटलोमा का विद द मास ओवर द एड्रेनल ग्लैंड, तो आप करोगे बायोकेमिकल एंड रेडियोलॉजिकल वर्कअप। अगर बायोकेमिकल एंड रेडियोलॉजिकल वर्कअप इससे मैच नहीं करता तो बाय एक्सक्लूजन आपका जो डायग्नोसिस बन जाएगा वो नॉन फंक्शनल एडेनोमा बन जाएगा। तो नॉन फंक्शनल एडेनोमा एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ही है। जब बाकी सारे आपके डायग्नोसिस फेल कर जाए तब जाके आपको पता चलता है कि वो नॉन फंक्शनल एडेनोमा है। क्या इंडिकेशंस होते हैं सर्जरी के लिए इन दिस नॉन फंक्शनल एडेनोमा, वो आपको पता होना चाहिए। तो इंडिकेशंस जो होते हैं सर्जरी के लिए, उसके लिए हमने एक साइज क्राइटेरिया और एक रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया उतना अच्छा है नहीं, इसलिए हम साइज क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आपका ये नॉन फंक्शनल एडेनोमा मोर देन 6 सेंटीमीटर की साइज का है तो सारे केसेस के अंदर आप क्या करोगे, सर्जरी करोगे। अगर ये 4 से 6 सेंटीमीटर की साइज का है और इरेगुलर बॉर्डर्स और हेटेरोजेनस मास की तरह है तो फिर भी ये सर्जरी के लिए एक इंडिकेशन है। अगर इसका जो साइज है लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ओके, लेकिन इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है मोर देन 20% है पर ईयर, तो फिर भी ये जो है आपका नॉन फंक्शनल एडिनोमा के इंडिकेशन हो जाएगा सर्जरी के लिए। मोर देन 6 सेंटीमीटर में तो सारे केसेस में करो, 4 से 6 सेंटीमीटर के अंदर आप देखो इरेगुलर बॉर्डर है और हेटेरोजेनस मास है क्या, तो फिर कर दो। लेस देन 4 सेंटीमीटर में आप ये देखो कि अगर ग्रोथ स्पीड मोर देन 20% है पर ईयर, तो फिर भी आप जो है नॉन फंक्शनल एडिनोमा के अंदर सर्जरी कर लो। फिर हम बात करते हैं मेन सिंड्रोम के बारे में। तो मेन सिंड्रोम जो होता है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज वाला बेसिकली ये है। मेन वन सिंड्रोम जो होता है इसे वर्मर सिंड्रोम के नाम से भी जानता है। मेन वन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ड्यू टू मेन वन जीन म्यूटेशन विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, और इसके कारण जो प्रोटीन कोड करता था वो आपका रिलीज नहीं हो पाता, दैट इज बेसिकली मेनिन प्रोटीन। इसका दूसरा नाम है वर्मर सिंड्रोम। तो जो तीन ट्यूमर्स मेन सिंड्रोम मेन वन सिंड्रोम के अंदर आते हैं वो होते हैं पी पी पी, जहां पे पी पहला स्टैंड करता है फॉर पैराथायराइड एडिनोमा एंड पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया, दूसरा पी स्टैंड करता है फॉर पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एंड तीसरा स्टैंड करता है फॉर पिचोरी एडिनोमा। तो ये तीन आपके पीज होते हैं मेन वन सिंड्रोम के बारे में। इसमें एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो पैराथायराइड एडिनोमा है, जो पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया है, इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है मेन वन के अंदर दैट इज योर हाइपरकैल्सीमिया। रीजन क्या है कि अगर किसी पर्सन को मेन वन सिंड्रोम प्रेजेंट है या फिर उसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ है तो फिर 90% टाइम्स उसको पैराथायराइड एडिनोमा या फिर पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया होगा ही होगा, और उसके अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम आपका हाइपरकैल्सीमिया होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है, जो भी आपका बेसिकली मेन वन का पार्ट होता है, ये मोस्ट कॉमनली जो आपका ये होता है ना, ये नॉन फंक्शनल होता है, जैसे कि पेपोमा, न्यूरो न्यूरोटेंसिनोमा। और अगर फंक्शनल की पूछ लिया जाए बात कि मोस्ट कॉमन फंक्शनल पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कौन सा है, तो वो होता है आपका गैस्ट्रिनोमा। पिचुरी एडिनोमा, मोस्ट कॉमन पिचुरी एडिनोमा जो आपको यहाँ पर दिखता है वो होता है प्रोलैक्टिनोमा। ट्रीटमेंट के लिए केबरगोलिन को आप दे देते हो, ओके, केबरगोलिन अहेड ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डेथ का इन मेन वन, तो मेन वन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एंड कार्सिनोइड, क्योंकि दिस आर मैलिग्नेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर और कार्सिनोइड है ना, ये मैलिग्नेंट है, इसलिए ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का इन मेन वन। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूबॉर्न आता है विथ मेन वन फैमिली, तो उसकी आप पहले जिन टेस्टिंग कराओगे। अगर जिन टेस्टिंग पॉजिटिव आती है तो स्क्रीनिंग करवाओ, जिन टेस्टिंग नेगेटिव आती है तो डोंट नो नीड टू वरी। अगर जीन टेस्टिंग पॉजिटिव आती है तो स्क्रीनिंग आपको कैसे करानी है, सबसे पहले स्क्रीनिंग जो है आपको 1 to 3 ईयरली शुरू करनी है, 1 to 3 ईयरली करते रहनी है। और ये स्क्रीनिंग जो है आपको करनी है ब्लड टेस्ट की सबसे पहले। किसकी सबसे पहले 1 to 3 ईयरली करनी है, ब्लड टेस्ट की स्क्रीनिंग करनी है। एट 5 ईयर्स आपको जो है ब्लड टेस्ट में पिचोरी स्क्रीनिंग शुरू करनी है। एट 8 ईयर्स आपको ब्लड टेस्ट में पैराथायराइड स्क्रीनिंग शुरू करनी है। एंड एट 20 ईयर्स आपको जो है पैंक्रियास स्क्रीनिंग शुरू करनी है ब्लड टेस्ट के अंदर। एक चीज याद रखें कि इंसुलिनोमा जो कि आपका पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, इसकी स्क्रीनिंग हम 5 साल पे ही शुरू कर देंगे अलॉन्ग विथ पिचोरी स्क्रीनिंग। फिर हम बात करते हैं कि ये ब्लड टेस्ट तो हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतना पैरा, क्योंकि लव एंड बिली के अंदर प्रेजेंट है। अगर ब्लड टेस्ट के अंदर स्क्रीनिंग नहीं हो पाई तो फिर आप एमआरआई ब्रेन करोगे, जो कि आप एवरी 3 to 5 ईयर्स करते हो एट 5 ईयर्स ऑफ एज। ये निकालने के बाद आप सीसीटी एमआरआई ये कर सकते हो ऑफ द एब्डोमेन एंड चेस्ट, ये एवरी
ये एवरी 3 to 4 years करना होता है, स्टार्ट एट द 20 years। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा होगा आपके इस मैन 1 सिंड्रोम का। ट्रीटमेंट बड़ा इजी होगा। फॉर एडिनोमा, फॉर हाइपरप्लेजिया एंड फॉर पैंक्रेटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, सबके लिए सर्जरी आपका स्पॉट ऑन था, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब इन सब के लिए आप तीनों के लिए सर्जरी कर सकते हो। बस प्रोलैक्टिनोमा के अंदर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब केबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन यही देने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मेन 2 के बारे में। तो मेन 2 बेसिकली रेट जीन का म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 10। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है मेन 2 सिंड्रोम, जिसके दो टाइप्स है, मेन 2A, मेन 2B। मेन 2B को हम मेन 3 के नाम से भी जानते हैं। 95% जो होता है वो आपका मेन 2A ही होता है। इन दोनों के अंदर तीन तीन कैंसर्स कॉमन है। कौन से तीन तीन कैंसर्स? मेन 2A हो चाहे मेन 2B हो, दोनों के अंदर आपको फियोक्रोमोसाइटोमा देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर आपको मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड देखने को मिलेगा। और दोनों के अंदर आपको हर्शस्प्रंग डिसीज देखने को मिलेगा। अलग अलग चीजें क्या है, बस मेन 2B के अंदर आपको जो है म्यूकोजल या फिर जीआई न्यूरोमा देखने को मिलता है। ये आपका बेसिकली म्यूकोजल न्यूरोमा है, मतलब जो म्यूकोजा होता है आपके बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लग जाते हैं बेनाइन वाले, तो म्यूकोजल जीआई न्यूरोमा। एंड मार्फेनॉइड हैबिटस, मतलब क्या, जैसा पेशेंट आपका मार्फन का दिखता है वैसे ही मार्फेनॉइड, वैसे ही आपका मार्फेनॉइड हैबिटस के अंदर जो है पेशेंट दिखने लग जाता है। तो ये तो आपके 5 बेसिकली, 1 2 3 4, ये आपके बेसिकली कितने हो गए, 6 ट्यूमर्स हो गए मेन 2B और मेन 3 के बाद। मेन 2A की अगर हम बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है सिपल सिंड्रोम, इसके अंदर पहले तो पैराथायराइड का एडेनोमा और हाइपरप्लेजिया आएगा। उसके अलावा क्यूटेनियस लाइकन अमाइलोइडोसिस आएगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है मेन 2A के अंदर। उसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी थायराइड कैंसर एंड हर्शस्प्रंग डिसीज, यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई न्यूबॉर्न आता है, जन्मता है मेन 2 फैमिली के अंदर, तो जेनेटिक टेस्टिंग कराओ, पॉजिटिव मिली तो अच्छा है, प्रोफाइलैक्टिक थायराइडेक्टोमी करो। अगर एब्सेंट है तो नॉर्मल है। अगर आपका जेनेटिक टेस्टिंग नेगेटिव है तो फिर नॉर्मल है, फॉलोअप के लिए भेज दो, नॉर्मली जाने वो बना, कोई दिक्कत नहीं। जीन टेस्टिंग अगर पॉजिटिव आता है तो प्रोफाइलैक्टिक थायराइडेक्टोमी क्यों करनी है? क्योंकि दोनों के अंदर मेन 2A और मेन 2B के अंदर आपका मेडुलरी थायराइड कैंसर होना 100% अनिवार्य है। तो आपको पता है जो चीज 100% होने ही वाली है, आप उसके लिए प्रोफाइलैक्टिकली थायराइडेक्टोमी कर दो ना। अगर मेन 2A वाला पेशेंट है तो एट 5 इयर्स, 5 साल की उम्र में आपको थायराइडेक्टोमी करनी है। और मेन 2B है तो विद इन 1 ईयर आपको जो है थायराइडेक्टोमी करनी है। मैन 4 की अगर हम बात करते हैं, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। CDKN1B, ये जीन म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर। इट इज सिमिलर टू मेन एक्स सिंड्रोम ऑफ द रैट्स, पिचोरी, पैराथायराइड और ये सारे ट्यूमर्स होता है। सारी चीज मेन 1 की तरह से रहेगी, बस इसमें म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन अलग रहेगा। देखो मेन 1 के अंदर मेन 1 जीन, ये म्यूटेशन था 11 नंबर क्रोमोसोम का। मेन 2 के अंदर रेट जीन का म्यूटेशन था क्रोमोसोम नंबर 10 का। मेन 4 के अंदर अगर आप देखोगे तो CDKNB1, इसका म्यूटेशन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 का है। तो ये म्यूटेशन याद रखे, कौन सा ट्यूमर्स होते हैं वो याद रखे, और तीनों मेन सिंड्रोम जो थे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, ये भी याद रखे। ट्रीटमेंट भी आप याद रख सकते हो। इसमें प्रोफाइलैक्टिकली आप थायराइडेक्टोमी करते हो मेन 2A वालों का 5 साल पे, मेन 2B वालों का विद इन 1 ईयर। बाकी अगर आप देखोगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपका जो मेन 1 होता है उसमें अगर ट्यूमर होगा, पिचुरी का एडिनोमा, पैराथायराइड का एडिनोमा या फिर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, तो आप सर्जरी करोगे। प्रोलैक्टिनोमा के केस में केबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन दोगे। तब अगले लेक्चर के अंदर जो है हम बेसिकली आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा।